हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश जहांगीर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फैकल्टी आज आपके लिए लेके आया हूं अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेटलर्जी ऑफ आयरन। ठीक है, मेटलर्जी ऑफ आयरन मतलब आयरन को एक्सट्रैक्ट कैसे करना। ये चैप्टर बिलोंग करता है 12th क्लास मेटलर्जी चैप्टर। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नीट जेईई मेन एडवांस के अंदर नो डाउट इसका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है ना, वो कौन से टॉपिक से पूछ जाता है उन्हीं टॉपिक्स को मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा, तो इनको आपको ध्यान से देखिएगा और कंसेप्चुअली पूरा समझना है कि किस तरीके से इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करना है। अब आयरन बेटा लोहा डायरेक्ट तो अपने को मिलता नहीं है, तो कैसे मिलता है? ये अपने को अलग अलग फॉर्म्स में मिलता है। ठीक है, जिनको अपन क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। माइन से ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ओर को निकाला जाता है। ठीक है ना, जिनको मिनरल्स भी कह सकते हैं। मिनरल्स और ओर में बेसिक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? ओर होती है उसमें से अपन जो अपने काम का मटेरियल है वो ज्यादा मिलता है, और खनिज मिनरल्स है उसके अंदर क्वांटिटी वो उतनी ज्यादा नहीं होती। ठीक है, और जितने भी मिनरल्स है, ठीक है, और जितने भी ओर्स है, तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करना कैसे। सबसे पहले तो क्या होता है, इसकी ओर ली जाएगी। ठीक है ना, इसकी ओर। अब बात आ गई कौन कौन सी आयरन की ओर होती है, तो ध्यान से देखिए 4-5 इंपॉर्टेंट ओर है। सबसे पहले बात करें तो हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है? Fe2O3 हेमेटाइट। फिर आता आपका मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है? Fe3O4। फिर आता है आपका लिमोनाइट। लिमोनाइट क्या होता है? Fe2O3.3H2। फिर आता आपका साइडेराइट। साइडेराइट होता है आपका FeCO3 आयरन का कार्बन। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट ओर है जिनकी फॉर्म में अपने को ओर मिलता है। अब क्या करेंगे, इन ओर को अपन सबसे पहले कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, यहां पर कौन सी प्रोसेस होगी? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो मेजर इंप्योरिटीज होती है उनको हटा दिया जाता है, जिससे ओर का या फिर जो मेटल है उसका कंसंट्रेशन, उसके सांद्रता, उसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। कौन कौन सी? एक तो ग्रेविटी सेपरेशन। क्यों? जैसे ये काफी वजनदार है, डेंस मेटल है, तो डेंसिटी अधिक होने के कारण ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी यूज किया जाता है। ठीक है, और सेकंड इसके लिए किया जाता है कौन सा? मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल है, तो इसकी हेल्प से भी अपन इसको अलग कर सकते हैं, ताकि नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज अलग हो जाए, गैंग अलग हो जाए, और जो प्योर अपने पास आयरन की ओर है वो अपने पास एक्सट्रैक्ट हो जाए। तो ओर का जब कंसंट्रेशन करते हैं तो यहां पर आपको क्या मिलेगी? कंसंट्रेटेड ओर। कंसंट्रेटेड ओर, सांद्रित अयस्क। ठीक है, तो आपको सांद्रित अयस्क मिल चुकी है। अब कंसंट्रेशन के बाद में नेक्स्ट टर्म क्या होता है? याद कीजिए, कंसंट्रेशन के बाद में क्या करते हैं? उसको ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका रिडक्शन करते हैं, फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं। तो कंसंट्रेटेड जो ओर मिली है, अब इसको ऑक्साइड में कन्वर्जन करने के लिए दो मेथड्स है बेटा पास। कौन कौन सा? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, निस्तापन और बर्जन। कैल्सिनेशन जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? जिनके अंदर ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट हो। ठीक है ना, हीट करने पर ऑक्सीजन नहीं देते हैं। और रोस्टिंग के अंदर अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। जनरली ऐसे कंपाउंड्स के लिए यूज होता है जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, जैसे सल्फाइड हो। तो यहाँ पर इसके लिए क्या यूज करना चाहिए? तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सभी में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन देने की इसमें जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या होना चाहिए? कैल्सिनेशन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर ये ऐसी ओर है, एक्सेप्शनल भी बोल सकते हैं, ये कुछ ऐसी ओर है जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बावजूद अपन यहाँ पर इनका ऑक्साइड कन्वर्जन के लिए क्या करते हैं? रोस्टिंग करते हैं। अब बात आ गई कि ये रोस्टिंग क्यों कर रहे हैं? रोस्टिंग के अंदर क्या करते हैं अपन? विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई में इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। अब बात आ गई ऑक्सीजन है फिर भी क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए इसका एक रीजन है। रीजन क्या है? आपके पास जो ये सारी ओर है इनमें एक प्रॉब्लम आ जाती है अगर अपन ने इनको क्या किया? विदाउट ऑक्सीजन हीट किया। देखिए कैसे। आपके पास सबसे पहले अगर मैं बात करूं Fe2O3, वो तो ऑक्साइड फॉर्म के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो Fe3O4 है, ध्यान से देखिएगा, Fe3O4 इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? FeO और Fe2O3।
क्योंकि इसी का पार्ट है। इसी तरीके से अगर Fe2O3 लिमोनाइड.3H2 इसको कन्वर्ट करेंगे तो H2O वोलेटाइल फॉर्म में हट जाएगा, पीछे क्या रहेगा आपका Fe2O3। अब अगर अपन बात करें साइड राइट की तो FeCO3 इसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा FeO प्लस CO2। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आपको यहां पे, ठीक है ना, अगर आपको यहां पे Fe2O3 मिल जाता है तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, एकदम अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म कन्वर्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको यहां पर मिल जाता है FeO तो यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम कैसी? अगर मैं यहां पर करता क्या कैल्सिनेशन, अगर यहां पर मैं कर लेता कैल्सिनेशन तो उस केस में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म नहीं करते, मतलब ऑक्सीजन नहीं देते तो क्या होता FeO ही रहता। और आगे की स्टेप्स में क्या होता, इस FeO को अगर इंप्योरिटी गैंग मिल जाती तो उस केस में ये कन्वर्ट किसमें हो जाता FeSiO3, किसमें स्लैज में। और बेटा स्लैज में कन्वर्ट हो गया तो मतलब वो तो वेस्ट ही हो गया, है ना। तो वेस्ट हो गया मतलब आयरन आपका लोहा खराब हो गया। तो मतलब ये अगर मैं कैल्सिनेशन यूज कर लेता तो FeO के अंदर ही रहता, क्योंकि ऑक्सीजन एक्स्ट्रा नहीं मिलती हो तो Fe2O3 में कन्वर्ट नहीं होता। और ये इंप्योरिटी मिलकर आगे इसको किस में कन्वर्ट कर दी, स्लैज में, और आपका आयरन खराब हो जाता। लेकिन मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर कर रहा हूं रोस्टिंग, ठीक है ना। ध्यान रहे, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, रोस्टिंग कर रहे हैं। तो रोस्टिंग के अंदर फायदा क्या होगा, रोस्टिंग के अंदर फायदा ये होगा, ये जो FeO है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा Fe2O3। अगर ये Fe2O3 आपका बना हुआ है तो ये रिएक्शन नहीं करेगा किसके साथ, SiO2 के साथ मिलकर FeSiO3 ये नहीं बनाता है। ये नहीं बनाता है तो इसका मतलब आपका आयरन खराब नहीं होगा। तो देखिए इंटरेस्टिंग बात है ना कि रोस्टिंग की तो ऑक्सीजन दे दिया, ऑक्सीजन दिया तो बचा हुआ FeO Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, और Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया तो SiO2 के साथ रिएक्ट करके FeSiO3 नहीं बनेगा तो आपका स्लैज नहीं बनेगा तो आपका कुछ भी आयरन वेस्ट नहीं होगा। इसलिए इसमें क्या करते हैं अपन, रोस्टिंग करते हैं, ना कि क्या कैल्सिनेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर आपके पास रोस्टेड ओर आ जाएगी, मतलब आपको क्या मिल गया Fe2O3 मिल गया, ठीक है ना। यहां पर रोस्टेड ओर किस फॉर्म के अंदर आ गया, ये आपके पास आ गई Fe2O3 फॉर्म में आ गई। अब रोस्टेड ओर या फिर कौन सी फॉर्म, यहां पर ऑक्साइड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, ऑक्साइड फॉर्म। अब इसका क्या करते हैं अपन, याद कीजिए मैंने बताया था रिडक्शन करते हैं, ठीक है। यहां पे क्या किया जाता है, इसका रिडक्शन किया जाता है। और रिडक्शन कौन सी मेथड से किया जाता है, यहां पर जो रिडक्शन होता है वो एक तरीके का कार्बन रिडक्शन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। रिडक्शन यहां पर कौन सा होता है, स्मेल्टिंग होती है। स्मेल्टिंग में क्या प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। स्मेल्टिंग के बाद में क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन के बाद में आपको जो आयरन मिलेगा वो क्या मिलेगा, पिग आयरन मिलेगा। जो आयरन की फॉर्म होती है उसको बोलते हैं पिग आयरन। इसके बाद जो आपको मिलेगा इसको अपन प्योरीफाई करेंगे, कास्ट आयरन मिलेगा, ठीक है। और कास्ट आयरन को जब अपन प्योरीफाई करेंगे तो आपको रोट आयरन मिलेगा। कौन सा आयरन मिलेगा, रोट आयरन। अब इनमें क्या डिफरेंस है, इंप्योरिटी का डिफरेंस है। तो अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि आयरन का एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, कुछ स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। तो उसी स्टेप के अंदर जो अपन रोस्टिंग की थी, रोस्टिंग के बाद में अपने को क्या मिला था, आयरन का ऑक्साइड Fe2O3। अब उस Fe2O3 का अपन ने रिडक्शन किया था, और इसी रिडक्शन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ये कार्बन के साथ रिड्यूस होता है इसलिए इसको स्मेल्टिंग कहा जाता है। अब देखिए स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होती है ये बड़े से कंटेनर में होती है, बड़ी सी फर्नेस में होती है, जिसको बोला जाता है ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस। ये फर्नेस जो होती है 15 से 20 मीटर लंबी होती है, और इस ब्लास्ट फर्नेस के 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए ध्यान से। जो सबसे अपर पार्ट है इसको बोलते हैं चार्ज, जहां से मटेरियल डाला जाता है। और ये जो मिडल का पार्ट है इसको बोला जाता है क्या, बेली, मतलब इसका स्टमक। और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है इसको बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, चार्ज, बेली और हार्ट।
15 to 20 मीटर्स ये रहती है। अब बात आ गई कि इसको ब्लास्ट फर्नेस क्यों कहा जाता है। तो देखिए इसको ब्लास्ट फर्नेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें से हॉट एयर पास करवाई जाती है। क्या पास करवाई जाती है? हॉट एयर, गर्म हवा के झोंके, ठीक है ना। हॉट एयर का ब्लास्ट पास करवाया जाता है, ब्लास्ट होता है हॉट एयर का, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? ब्लास्ट फर्नेस रख दिया था, गर्म हवा के झोंके। ये इसको क्या करती है? पूरी प्रोसेस को हीट करती है। जो लोअर पार्ट है उसको ज्यादा हीट करेगी, अपर पार्ट को क्या करेगी? थोड़ा कम हीट करेगी। अब देखिए चार्ज के अंदर क्या क्या मटेरियल लिया जाता है। तो चार्ज के अंदर जो लिया जाता है, अपने इससे पहले जो प्रोसेस की थी उसमें क्या क्या लिया था? लास्ट प्रोडक्ट अपना क्या बना था? Fe2O3, आयरन का ऑक्साइड मिला था। और उसके साथ में इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर कार्बन डालते हैं। कार्बन के दो काम होते हैं, एक ये यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करता है और ये थोड़ा सा फ्यूल जैसा भी काम करता है, देखेंगे कैसे। इसके साथ साथ इसमें लाइमस्टोन, चूना पत्थर भी डालते हैं। क्यों डालते हैं? ये इस प्रोसेस के पार्ट में आपको अच्छे से पता लगे। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये अपने फ्यूल Fe2O3 CaCO3 डालेंगे, ये क्या आता है? लोअर पार्ट में आता है। लोअर पार्ट में आ गया तो सबसे जो लोअर पार्ट होता है वो सबसे हीटिंग पार्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कंबस्टन जोन बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं? कंबस्टन जोन, ठीक है। तो सबसे लोअर पार्ट है ये क्या है आपका? कंबस्टन जोन। यहां पर क्या होती है? हीटिंग होती है। हीटिंग में देखिए यहां पर क्या होता है और कैसे होता है। जो ये कार्बन है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। कार्बन आ गया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया तो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। और जैसे ये इसके साथ जुड़ेगा तो हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, डेल्टा एस नेगेटिव। कितना अमाउंट? बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, वो भी यहां पर यूज हो गई। अब क्या होगा? ये जो CO2 है, कार्बन आ रहा है फिर से, तो कार्बन को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा CO के अंदर। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होती है? डेल्टा एच एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा एच पॉजिटिव। अब इसका ओवरऑल अगर अपन देखें तो CO2 से CO2 कैंसिल, तो हुआ क्या? तो यहां पर हो जाएगा 2C प्लस O2 इक्वल टू 2CO। और यहां पर क्या बन गया? CO का फॉर्मेशन। और इस केस में भी ओवरऑल देखेंगे तो डेल्टा एच नेगेटिव। इसका मतलब ये कि यहां पर हीट जनरेट होती है। क्या होती है? हीट जनरेट होती है। तो ये आ गए इसके सबसे नीचे का पार्ट, ठीक है। लगभग यहां पर जो टेम्परेचर होता है वो देखिए क्या होता है। ठीक है, यहां का जो टेम्परेचर है वो अबाउट 1800 डिग्री सेल्सियस होते हैं, 1800 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर क्या हुआ? CO का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा? ये CO अपर साइड में जाएगी, सबसे ऊपर की साइड में जाएगी। और सबसे ऊपर की साइड में जाएगी तो क्या होगा? Fe2O3 मिलेगा। इसको क्या मिलेगा? Fe2O3। तो Fe2O3 के साथ क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये जो Fe2O3 है यहां पर इसका होगा रिडक्शन। तो इस जोन को यहां पर बोलते हैं क्या? रिडक्शन जोन। कौन सा जोन बोलते हैं? रिडक्शन जोन। यहां पर आयरन का रिडक्शन होता है। देखिए कैसे, जब टेम्परेचर अबाउट 400 डिग्री सेल्सियस होता है, 400 डिग्री सेल्सियस पर, 400 डिग्री सेल्सियस पर यहां पर क्या होगा? ये जो Fe2O3 है ये किसके कांटेक्ट में आएगा? CO के कांटेक्ट में आएगा। और CO क्या कर देगा? इसको रिड्यूस कर देगा। किसमें? Fe3O4 प्लस CO2। तो यहां पर इसको रिड्यूस कर दिया। चेक भी कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसका 4 2 8 और प्लस 8/3। ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, मतलब रिडक्शन। इसके बाद में क्या होता है? जब टेम्परेचर अबाउट 600 डिग्री सेल्सियस, तो ये जो Fe3O4 है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूस करता रहेगा। तो ये रिड्यूस कर देगा इसको किसमें? FeO प्लस CO2। किसमें कन्वर्ट कर दिया है इसको? FeO, मतलब ये 8/3, ये +2 से, तो 3 से 2 में ये रिड्यूस हो चुका है। अब देखिए आगे क्या होगा। जैसे टेम्परेचर और बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे हीटिंग और होती जाती है, तो उस केस में यहां पर टेम्परेचर जब 700 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो यहां पर ये जो FeO है ये कन्वर्ट होगा किसमें? CO रिड्यूसिंग की हेल्प से
प्लस CO2। ध्यान रहे कौन सी स्टेट में रहता है, यहां पर सॉलिड स्टेट में रहता है। और जैसे टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो यही जो FeO है उसको रिड्यूस करता है कार्बन, और किसमें, Fe सॉलिड प्लस CO2। अब बात आ गई कि यहां पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमने क्या लिया है, CO, और यहां पर लिया है कार्बन। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पढ़ाया जा चुका है, इससे पहले एलिंगम डायग्राम था, उसमें क्या था, इस तरीके से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ रहता है, ये CO रिड्यूसिंग एजेंट, ये C, और ये जो टेम्परेचर होता है 71 डिग्री सेल्सियस, मतलब इससे कम टेम्परेचर पर, ठीक है ना, 700 डिग्री है, इसके अराउंड टेम्परेचर है, तो वहां पर CO एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और इससे हाई टेम्परेचर पर कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहां पर क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, इसलिए कंप्लीट जोन क्या होता है आपका, रिडक्शन जोन। कौन सा जोन बोलते हैं इसको, रिडक्शन जोन। अब देखिए क्या होता है रिडक्शन जोन के बाद, रिडक्शन जोन के बाद में इसके ऊपर से अपने क्या डाला है, CaCO3 डाला है। जब टेम्परेचर अराउंड 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कितना डिग्री, 1000 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें क्या होता है, ये जो CaCO3 होता है, क्या, CaCO3, ये गर्म करने पर 1000 डिग्री सेल्सियस पर टूट जाता है CaO प्लस CO2, ठीक है ना। ये क्या होता है, इसका ब्रेक करने का टेम्परेचर होता है थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अबाउट 1200 केल्विन, मतलब 1000 डिग्री के आसपास होता है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, ये जो CaO है, ठीक है ना, यहां पर क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा, इसके कुछ इंप्योरिटीज के साथ रिएक्शन कर देता है, इसके अंदर इंप्योरिटीज होती है काफी, तो जैसे जो सिलिका की इंप्योरिटी है SiO2, इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CaSiO3, तो इसको कन्वर्ट कर दिया इसने स्लैज। तो ये जो रेंज हो गई, ये जो जोन है, इस जोन को क्या बोलते हैं, स्लैज फॉर्मेशन जोन। कौन सा जोन, स्लैज फॉर्मेशन जोन। क्यों, क्योंकि यहां पर स्लैज का फॉर्मेशन हो गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जोन डिवाइडेड है। जो यहां पर अपना सबसे नीचे का जोन है, ये कंबशन जोन, रिडक्शन जोन, स्लैज फॉर्मेशन जोन। अब देखिए यहां पर क्या होता है, जो आयरन है Fe सॉलिड स्टेट में, वो क्या आता है, नीचे आ रहा है। अभी तक ये था सॉलिड स्टेट में, जब टेम्परेचर लगभग कितना हो जाता है, 1500 डिग्री सेल्सियस, 1500 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर जो आयरन है Fe सॉलिड स्टेट में, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, Fe लिक्विड में। भला ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होता है मेल्ट होने का 1530 डिग्री के आसपास होता है, तो इस टेम्परेचर के आसपास ये किसमें हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इस जोन को यहां पर क्या बोलते हैं, देखिए ये फ्यूज हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन जोन। कौन सा जोन, फ्यूजन जोन। तो देखिए अलग अलग जोन जो डिवाइडेड है वो इनकी क्वालिटी पर डिपेंडेंट है। जो सबसे हाई टेम्परेचर जोन, यहां पर क्या हो गया, हीट बहुत ज्यादा थी, तो कार्बन CO2 में, और ये पूरी प्रोसेस के थ्रू आपको CO का फॉर्मेशन हो चुका है, और CO एक रिड्यूसिंग एजेंट है, साथ में हीट भी जनरेट होती है। CO जब ऊपर गया तो एक सीक्वेंशियल मैनर से क्या हो गया, इनका रिडक्शन हो रहा है 1 by 1 स्टेप। ये वाला थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि आपने पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, CO भी रिड्यूसिंग एजेंट है 700 डिग्री सेल्सियस, और 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, कार्बन। इसका डीकम्पोजिशन टेम्परेचर ये हो जाता है, इसलिए CaO। इसीलिए बेटा लाइमस्टोन डाला था, क्यों, क्योंकि ये CaO जो है वो SiO2 को किसमें कन्वर्ट कर दे, CaSiO3 या कैल्शियम सिलिकेट स्लैज। यहां पर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ये सॉलिड से लिक्विड में। एक बात और, इसी टेम्परेचर रेंज में एक काम और होता है, क्या, ये जो FeO है, ठीक है ना, ये जो सॉलिड वाला यहां पे, इसका कुछ पार्ट रिड्यूस होने से बच जाता है, मतलब ये जो FeO हो जाता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अमाउंट रह जाता है। तो यहां पर जो CO है, ये कार्बन होगा ना, हाई टेम्परेचर पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये जो कार्बन होता है इसको रिड्यूस कर देता है किसमें, Fe लिक्विड प्लस CO। ध्यान में रखना है किसमें रिड्यूस करता है, लिक्विड स्टेट में। अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, देखिए क्या, किस सीक्वेंस में ये पूरा ऐसा हुआ है। स्टार्टिंग में क्या था, Fe2O3 था, पूरा का पूरा क्या था, ये Fe2O3 है, पूरा Fe2O3 है इसके अंदर, ठीक है।
रिड्यूस किया तो Fe3O4 के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये रिड्यूस होकर कहां गया, Fe3O4 के अंदर रिड्यूस हुआ। Fe3O4 के बाद क्या हुआ, इसके अंदर पूरे के अंदर क्या हुआ था, FeO 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 ये पूरा था, ठीक है ना। अब ये जो रिड्यूस होगा, ये क्या आउटर साइड इसकी रिड्यूस हो जाती है, तो इसमें क्या हो जाता है, अंदर वाला थोड़ा सा Fe सॉलिड स्टेट में बच जाता है और बाहर के साइड क्या हो जाता है, आयरन 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 आयरन, ठीक है। ये हो तो ये क्या है 800 डिग्री सेल्सियस तक, यहां तक ये प्रोसेस चल रही है। 400 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर इसके बाद 600 हुआ, फिर यहाँ पर अराउंड 700 डिग्री सेल्सियस हुआ, फिर 800 डिग्री सेल्सियस हुआ। अब क्या हो जाता है, ये जो FeO अंदर की साइड का जो बच गया, ये जब अपन जाते हैं इस रेंज में, तब जाके कहीं ये कन्वर्ट होता है कार्बन से, किसमें, पूरा का पूरा Fe 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 Fe, क्योंकि पहले थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो लगभग इस रेंज के अंदर ये जो आपका बचा हुआ आयरन ऑक्साइड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आयरन। तो अब देखिए अपन ने क्या कर लिया, अपन ने यहां पर आयरन को रिड्यूस कर दिया CO से, ये कुछ इंप्योरिटीज है, और अपने पास मिला क्या, लास्ट प्रोडक्ट देखिए आपके पास क्या है, आपके पास प्रोडक्ट है Fe लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ये पूरा कलेक्ट होके नीचे की साइड यहां पर इकट्ठा हो जाता है, ये आपका आ गया Fe लिक्विड। इस Fe लिक्विड को बोलते हैं यहां पर पिग आयरन। ये जो आयरन की लिक्विड की फॉर्म है, ये क्या हो गई, पिग आयरन। अभी एक बार रुकिए, ये जो आपके पास लिक्विड स्टेट में आ गया, ठीक है ना। यहां पे जो ऊपर के पार्ट में क्या है, ये है स्लैज। यहां पर क्या होगा आपके पास, स्लैज CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एक क्वालिटी ये भी है कि स्लैग जो होता है हल्का होता है, इसलिए ऊपर की साइड तैरता है। इसके बाद इस लिक्विड को यहां से हटा लेंगे, हटाने के बाद कुछ टाइम तक रखेंगे तो ये सॉलिड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फिर से, और सॉलिड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पिग आयरन बोलते हैं। तो इस तरीके से पिग आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान से देखनी है। फर्नेस से अपने क्या किया था, जो लिक्विड आयरन था उसको हटा के आयरन सॉलिड या फिर पिग आयरन में एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब उस पिग आयरन से अपन आयरन की अलग अलग फॉर्म को अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्या क्या उनकी खासियत होती है, क्या क्या उनके अंदर इंप्योरिटीज रहती है, तो ध्यान से। सबसे पहले अपने पास पिग आयरन मिला था, उसके अंदर जो इंप्योरिटीज होती है वो क्या होती है, 4% कार्बन इंप्योरिटी, कार्बन की 4% इंप्योरिटीज रहती है। साथ साथ में फोस्फोर, सिलिकॉन, सल्फर और मैग्नीज की इंप्योरिटीज भी रहती है। और ये जो पिग आयरन होता है, ये क्या होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल का मतलब चोट मारने पर किसी से हिट करेंगे तो क्या करेगा, टूट जाएगा। अब इस पिग आयरन को अपन करेंगे कास्ट आयरन में कन्वर्ट। कास्ट आयरन कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको स्क्रैप आयरन से के साथ गर्म करते हैं। अब स्क्रैप आयरन क्या होता है, स्क्रैप आयरन देखिए, जो अपने हाउस होल्ड से अपन जो पुराना लोहा खराब हो गया लोहा होता है, उस लोहे को बेच देते हैं, उसको बोलते हैं ना स्क्रैप, तो वो है स्क्रैप आयरन। तो वो वाला लोहा और जो पिग आयरन मिला, इन दोनों को एक साथ इकट्ठा करके बहुत हीट करते हैं। हीट करने पर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं कास्ट आयरन। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, कुछ कार्बन की इंप्योरिटीज भी दूर हो जाती है। तो कार्बन की इंप्योरिटी कितनी रहती है, 3%, और साथ में ये इंप्योरिटीज बनी रहती है। इसको हीट करने से फायदा ये हो जाता है, जो पहले ब्रिटल था, मतलब पहले क्या था, इतना हार्ड नहीं था और आराम से टूट रहा था, अब वो क्या होगा, थोड़ा सॉलिड हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया। ये होता है कास्ट आयरन। जनरली जो बहुत सारी जो सब्सटेंस या हाउस होल्ड की थिंग्स बनाई जाती है, वो कास्ट आयरन से ही बनाई जाती है। अब क्या हो गया, इसको नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक रिवर्बरेटरी फर्नेस होती है, जिसके अंदर की साइड, ये जो कोई बड़ा सा फर्नेस है, इसके अंदर की साइड लाइनिंग होती है, मतलब जो ईंटें होती है वो किसकी बनी हुई होती है, ब्रिक्स Fe2O3 आयरन ऑक्साइड। और इसके साथ साथ में क्या लेते हैं, इसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स भी लेते हैं। फ्लक्स इसलिए रहते हैं क्योंकि इसमें कुछ SiO2 की इंप्योरिटीज होती है, ठीक है ना। जो SiO2 की इंप्योरिटीज है वो CaO के साथ मिलकर किसमें कन्वर्ट हो जाती है, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट में। तो वो भी इंप्योरिटीज कुछ हट गई यहाँ पे। अब ये जो रिवर्बरेटरी फर्नेस में है, और साथ साथ में इसमें क्या करते हैं अपन, हॉट एयर भी पास करवाते हैं। हॉट एयर पास इसलिए करवाते हैं क्योंकि ये जो फोस्फोर, सल्फर, सिलिकॉन और मैग्नीज, ठीक है ना, ये कुछ और यहाँ पर जो मेटल्स है,
सो मेटल्स या नॉन मेटल्स है P प्लस O2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा P2O5 या P4O10। इसी तरीके से सल्फर प्लस O2 SO2 की फॉर्म में हट जाएगा। इसी तरीके से जो आपके पास SI था वो किसके साथ हो जाता है कन्वर्ट SiO2, और ये जो SiO2 है ये यहां से इस फॉर्म के अंदर हट जाता है। इसी तरीके से मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी यहां से हट जाता है। तो ये जो इंप्योरिटीज है ये कम हो गई। और क्या होता है देखिए, यहां पर आपने क्या डाला है Fe2O3 डाला है। इस Fe2O3 को डालने का रीजन, ये जो Fe2O3 रिड्यूसेस कार्बन इनटू CO2। पहले क्या था इसमें CO के अंदर, पहले तो इसके अंदर कार्बन अंदर जुड़ा हुआ था, अब ये क्या करेगा Fe2O3, ये जो कार्बन है ये Fe2O3 है, ठीक है ना, सॉरी रिड्यूस नहीं करेगा, इसको क्या कर देता ऑक्सीडाइज। तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO में, और CO की फॉर्म से यहां हट जाएगा या CO2 बन जाएगा, और प्लस यहां पर क्या जाएगा आपका आयरन रिड्यूस हो जाता है किसमें Fe के। तो आपको Fe2O3 से Fe मिल गया और C कन्वर्ट हो गया CO से, तो यहां से CO भी हट गया। तो इस तरीके से आपको लास्ट फॉर्म जो मिलती है वो क्या होती है वॉट आयरन, जिसके अंदर कार्बन की बहुत कम इंप्योरिटीज रहती है, इसलिए इसको सॉफ्ट और मेलेबल आयरन भी कहते हैं, या आयरन के सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है क्योंकि इंप्योरिटीज। एक बार फिर से झट से देख लीजिए, पिग आयरन ये 54%, 3%, 0.15 से 25, ब्रिटल, हार्ड एंड ब्रिटल, एंड दिस वन सॉफ्ट एंड मेलेबल। स्क्रैप आयरन के साथ हीट करते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस में Fe2O3 के साथ हीट करते हैं, क्यों कार्बन का ऑक्सीडेशन करना, हॉट एयर क्यों इनके ऑक्साइड्स बनाने हैं, ऑक्साइड्स के साथ साथ में क्या डालते हैं CaO+, क्यों ये जो SiO2 बना है इसका अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें CaSiO3। तो इस तरीके से अपन आयरन की अलग अलग फॉर्म्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।